गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा चैप्टर है रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले पार्ट में हम करेंगे रिकवरी कैसे की जाती है टैक्स की, और सेकंड पार्ट हमें बताएगा कि टैक्स का रिफंड कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रिकवरी ऑफ टैक्स से। जब असेसिंग ऑफिसर को कोई भी टैक्स की डिमांड करनी होती है तो उसके लिए एक नोटिस भेजा जाता है असेसी के पास, उसे हम नोटिस ऑफ डिमांड कहेंगे। और उसका जो सर्विंग टाइम होगा वो 30 डेज़ होगा, यानी 30 दिन के अंदर अंदर जो है उस नोटिस का जवाब देना होगा, और उसके अंदर जो भी अमाउंट लिखा होगा या जो भी अमाउंट की डिमांड की गई होगी वो अमाउंट जो है हमें डिपॉजिट कराना होगा विद इन 30 डेज़ ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, राइट। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर ये 30 डेज़ दिए जाएंगे तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो इस 30 डेज़ के जो टाइम को कम किया जा सकता है, यानी कि जो डिमांड की जाएगी वो 30 डेज़ से कम समय में की जाएगी, और 30 डेज़ से कम समय दिया जाएगा असेसी को डिमांड पूरा करने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नोटिस दिया गया है उसके अगेंस्ट अगर असेसी को कोई शिकायत है और वो अपील करना चाहता है तो असेसी जो है एक अपील फाइल कर सकता है, राइट। तो उस अपील को फाइल करने का मतलब ये नहीं होगा कि उसे वो डिमांड फ़िलहाल पूरी नहीं करनी होगी। सच डिमांड, ऐसी डिमांड जो है वो वैलिड रहेगी टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। कौन सा डेट की हम बात कर रहे हैं? लास्ट अपीलेट अथॉरिटी, जिस अपीलेट अथॉरिटी के आगे वो अपील की गई है उस अपीलेट अथॉरिटी के सामने उस शिकायत का या उस अपील का निपटारा होने की डेट तक ये डिमांड जो है वैलिड मानी जाएगी। ये और बात है कि अगर अपीलेट अथॉरिटी ये कह देती है कि ये डिमांड जो है वो गलत है, उसके बाद वो डिमांड वैलिड नहीं होगी, लेकिन जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता तब तक वो डिमांड वैलिड करार दी जाएगी। उसके बाद हम फिर बात करेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की हम जो बात कर रहे हैं सॉरी, ये इंटरेस्ट किस चीज़ का है? जो अमाउंट हमसे मांगा गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा अगर असेसी जो है वो नोटिस जो है टाइम पर पूरा नहीं करता, यानी कि डिमांड पूरी नहीं करता, यानी कि टाइम पर टैक्स या जो भी एरियर है या भी पेनल्टी है वो फुलफिल नहीं करता। तो असेसी को एक इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। दैट इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, राइट। 1% पर मंथ है ये, 1% पर ईयर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड नहीं लगेगा, लेकिन जो रेट होगा वो 1% पर मंथ के हिसाब से लगेगा, और वो उस अमाउंट पर लगेगा जो अमाउंट उससे डिमांड किया गया है, ठीक है। तो नोटिस का पीरियड, जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होते ही इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक वो एक्चुअल पेमेंट नहीं हो जाता तब तक उसे वो इंटरेस्ट भी देना होगा, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट तो देना ही है, साथ में उसे इंटरेस्ट का अमाउंट भी देना है, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर जो है इस टाइम को बढ़ा भी सकता है, ओके। जो नोटिस को पूरा करने का जो टाइम है उसे बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम ही हो सकता है। असेसिंग ऑफिसर कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट। तो जिस हिसाब से वो टाइम एक्सटेंड किया जाएगा तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो भी एक्सटेंडेड डेट से स्टार्ट होगा, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं कि अगर अपील के दौरान, मान लीजिए असेसी ने अपील किया है और अपील के दौरान जो है जो डिमांड की गई है, अपील से पहले जो असेसिंग ऑफिसर ने अमाउंट डिमांड किया था नोटिस के द्वारा, अगर वो अमाउंट अपील के दौरान अपीलेट अथॉरिटी ये मानती है कि ये अमाउंट ज़्यादा है और उसको कम कर देती है, तो ऑब्वियसली उसके प्रोपोर्शनेटली जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। जब आपको ओरिजिनल अमाउंट कम पे करना है तो इंटरेस्ट भी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेम केस उसके बढ़ने पर होगा। अगर एक्चुअल अमाउंट अपील के दौरान बढ़ भी जाता है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई अपील दायर की हो असेसी के अगेंस्ट, राइट, और उस केस में अगर डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है पहले के कंपैरेटिवली तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जिस तरीके से अमाउंट कम होने से इंटरेस्ट कम हो सकता है, सिमिलरली अमाउंट ज़्यादा होने से इंटरेस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और वो ज़्यादा इंटरेस्ट की बात अगर हम करते हैं तो
नोटिस का टाइम ख़त्म होने के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा और एक्चुअल पेमेंट तक उसे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना होगा। और वो रेट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है 1% पर मंथ से। ओके, लास्ट में एक पैराग्राफ है, इस पर हम ध्यान देंगे। अगर इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया है 1%, ये भी हो सकता है कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इंटरेस्ट हमें देना होगा सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट पैराग्राफ है वो ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे हम फोकस करेंगे कि मान लीजिए कई बार TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TCS फेलियर टू कलेक्ट द सोर्स टैक्स, अगर टैक्स कलेक्ट करके और सरकार को पे करने में या टैक्स को डिडक्ट करके सरकार को पे करने में अगर पर्सन जो है वो गलती कर रहा है या फेल हुआ है, और डिफरेंट सेक्शन है, ये देखो TDS के लिए है सेक्शन 201 और TCS के लिए सेक्शन है 206C। तो अगर इसके दौरान ऑलरेडी हम इंटरेस्ट के देने के लायबल हो गए हैं तो फिर ये वाला इंटरेस्ट दोबारा से चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर असेसी अंडर सेक्शन 201 या अंडर सेक्शन 206C के अंतर्गत कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है या करने के लायबल है, तो उसको ये सेक्शन 222 वाला सबसेक्शन 2 वाला इंटरेस्ट दोबारा से नहीं देना होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज वेवर ऑफ इंटरेस्ट। वेवर ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, अभी सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 की हम बात कर रहे थे, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारी कुछ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जैसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर भी हो सकता है, प्रिंसिपल कमिश्नर भी हो सकता है और कमिश्नर भी हो सकता है। ये कौन लोग हैं? ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं और इनको अधिकार है, इनको एक राइट है कि ये रिड्यूस कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। और वेव का मतलब छोड़ देना, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उस इंटरेस्ट को छोड़ सकते हैं जो एसएससी ने पे करना है या पे कर चुका है, ठीक है। अगर वो एसएससी एप्लीकेशन देता है इस सेक्शन के अंतर्गत और कुछ चीज़ों में हमें सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर वो अपनी एप्लीकेशन के द्वारा ये कंफर्म करता है कि ये जो पेमेंट इंटरेस्ट की है अगर वो उसको करनी पड़ गई या उसने जो की है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इट विल प्रूव वेरी जेन्युइन हार्डशिप टू द एसएससी। इट मीन्स कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, हार्डशिप रहेगी एसएससी के लिए, ऐसा इंटरेस्ट पे करना नहीं कर पाएगा वो। और सेकेंड थिंग कह रहा है कि अगर एसएससी हमें ये सेटिस्फाई कर दे बताकर कि भाई कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आए थे जिनकी वजह से मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाया, या मैं अमाउंट नहीं दे पाया जो अमाउंट की डिमांड की जा रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट लग रहा है, और वो सर्कमस्टांसेस मेरे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर थे। दो सर्कमस्टांसेस वर बियॉन्ड माय रीच, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी। अगर वो जो सर्कमस्टांसेस थे वो मेरी रीच के बाहर थे और इसलिए नहीं दे पाया मैं, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट वो कह रहा है कि एसएससी ने अगर किसी भी तरह की इनकम टैक्स इंक्वायरी में पूरा साथ दिया है, यानी कि कोऑपरेट किया है असेसिंग ऑफिसर को, अगर ये पॉइंट तीनों क्लियर हैं और एसएससी की तरफ से हमें लगता है कि नहीं उसकी कोई ऐसी मजबूरी रही होगी या उसके हाथ में नहीं होगा, उसके साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे हैं जिसकी वजह से वो अमाउंट नहीं दे पाया, तो इन दैट केस ये ऑफिसर्स जो हैं या जो असेसिंग ऑफिसर्स या जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं ये इंटरेस्ट को छोड़ सकते हैं, यानी कि उसे इंटरेस्ट माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट माफ़ करने का जो भी ऑर्डर पास करना है या इंटरेस्ट माफ़ नहीं करना, अगर ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, जो भी ऑर्डर पास करेगी अथॉरिटी, वो कब तक पास करना होगा? जब भी एसएससी जो एप्लीकेशन देता है, राइट, जो एप्लीकेशन दिया है एसएससी ने, आप देख सकते हैं उस एप्लीकेशन के विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, यानी कि एसएससी ने जिस मंथ एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन के प्राप्त होने के 12 महीने के अंदर अंदर
इन ऑफिसर्स को ये ऑर्डर पास करना होगा कि भाई आपको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। जो भी ऑर्डर पास करेंगे, चाहे वो रिजेक्शन का होगा या एक्सेप्टेंस का होगा, वो इनको विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड करना होगा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज असेसी इन डिफॉल्ट एंड पेनल्टी फॉर टैक्स इन डिफॉल्ट। मतलब क्या है, असेसी इन डिफॉल्ट यानी चूक में कर जाता है, ऐसा असेसी जो कि गलती कर रहा है, जिसने टैक्स नहीं टाइम पे दिया है या नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है या कुछ इस तरीके की बात हो सकती है, तो और उसको जो है इसके लिए फिर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो उसके से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए गए हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जब एसएससी को डिफ़ॉल्ट में माना जाता है। हालांकि ये बातें आप एकदम फर्स्ट चैप्टर में जो इनकम टैक्स की जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप ये बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी पेनल्टी की बात है या टैक्स के एरियर्स की बात है, तो एक बार फिर से इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर टैक्स का पॉइंट अमाउंट नहीं दिया गया है जो जब तक देना चाहिए, यानी कि जो भी टैक्स एसएससी को देना होता है, अगर वो पर्टिकुलर टाइम तक नहीं पे करता, तो एसएससी को एसएससी माना जाता है, उसे क्या माना जाता है, उसे डिफ़ॉल्ट में माना जाता है। मतलब वो चूक में कर जाता है, यानी कि वो गलती कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको देना होगा, और जो गलती कर रहा है तो ऑब्वियसली पेनल्टी भी फिर वही पे करेगा। ओके, तो एन अमाउंट, अब वो उसको पे क्या करना है, यहाँ पे वो बात है, ऐसा अमाउंट जो असेसिंग ऑफिसर उसे बोलेगा, यानी कि जो नोटिस भेजेगा उसके अंतर्गत उसमें लिखा जाएगा। और अगर वो गलती लगातार कर रहा है, इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, राइट, तो ऐसा अमाउंट जो असेसिंग ऑफिसर जो है वो बताएगा, उन्हें डायरेक्ट करेगा नोटिस के द्वारा, तो वो पैसा भी उसको देना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अमाउंट ऑफ पेनल्टी, जो भी पेनल्टी उस पर लगाई जाती है वो कभी भी एरियर ऑफ टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो अगर 500 रुपये का आपने टैक्स पे नहीं किया है तो पेनल्टी 500 ही लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लग सकती। मतलब 500 या 500 से कम लगेगी, उसके बराबर लग सकती है, उसको एग्जीड नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन अगर एसएससी प्रूव कर देता है असेसिंग ऑफिसर के लिए या असेसिंग ऑफिसर के सामने कि भाई देयर वर सफिशिएंट रीजंस जो मेरी रीच के बाहर थे, और कुछ जेन्युइन रीजंस रहे थे जिसकी वजह से मैं टाइम पर टैक्स नहीं पे कर पाया, तो फिर उसको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी, उसे पेनल्टी से छुटकारा मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज मोड्स ऑफ रिकवरी, यानी रिकवरी किस किस तरीके से की जा सकती है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिकवरी। तो चाहे वो टैक्स का एरियर हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, फाइन हो, कोई भी ऐसा अमाउंट हो जो कि इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत एसएससी को पे करना है, उसको उससे रिकवर करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। जैसे सबसे पहले रिकवरी कर सकता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ऑब्वियसली टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास अधिकार है कि वो टैक्स की रिकवरी कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर एसएससी ये गलती कर रहा है अपनी पेमेंट करने में, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, वो एक स्टेटमेंट तैयार करेगा जिस पर उसके सिग्नेचर होंगे, जस्ट लाइक एक सर्टिफिकेट होगा और एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा पे होगा, है नहीं। ठीक है, तो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा जिसके ऊपर टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो है वो सारी स्टेटमेंट जो है लिखेगा, और फिर वो इस के ऊपर स्पेशल जो भी अमाउंट जो पे किया जाना है एसएससी के द्वारा, उसके लिए जो है ये तरीके इस्तेमाल करेगा। कैसे कैसे, जैसे नंबर 1 है कि वो एसएससी की मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी एसएससी की उसे लगेगा कि ठीक है, सेल होने लायक है, तो उसको वो ले सकता है अपने कस्टडी में और उसको सेल कर सकता है। सिमिलरली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी ऐसा कर सकता है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम टैक्स की रिकवरी के लिए कर रहे हैं। अगर सीधे तरीके से एसएससी पैसे नहीं दे रहा है टैक्स के, तो फिर ये तरीके आजमाने पड़ेंगे। ठीक है, एसएससी को अरेस्ट किया जा सकता है और एसएससी को जेल में भी डाला जा सकता है, यानी कि ये एक क्राइम की तरह इसको कंसिडर किया जाता है अगर हम टैक्स पे नहीं करते तो। नेक्स्ट इज अपॉइंटिंग ए रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा जिसका काम होगा एसएससी की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उनको सेल करना, और फिर जो भी टैक्स का अमाउंट बनेगा वो सरकार को पे करना। ठीक है,
ये तो हो गया रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर। दूसरी बात आ जाती है कि और क्या क्या तरीके हैं। तो एक तरीका ये भी है कि सैलरी को अटैच करना। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं और आपने कहीं टैक्स पे नहीं किया है सरकार को, तो सरकार आपके एम्प्लॉयर को यह आदेश दे सकती है कि वो आपकी सैलरी में से जो भी टैक्स सरकार को बनता है, चाहे वो पहले का टैक्स है, राइट, जिसका अमाउंट अभी पे किया जाना है, तो आपका एम्प्लॉयर सरकार के यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश के हिसाब से आपकी सैलरी में से वो अमाउंट काट कर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा। और इस तरीके से भी हम एसएससी के जेब से ज़बरदस्ती टैक्स निकलवा सकते हैं अगर वो सीधे तरीके से टैक्स पे नहीं करता टैक्स रिकवरी ऑफिसर को। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है। फिर एक तरीका है रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। तो मान लीजिए अगर आपने किसी से पैसा लेना है, मीन्स कि यू आर क्रेडिटर एंड आपने जिससे लेना है वो आपका डेटर हो गया। ओके, तो अगर ऐसा पाया जाता है कि एसएससी ने किसी से पैसा लेना है, तो जिससे लेना है यानी कि जो उसका डेटर है, उस डेटर को आदेश दिए जा सकते हैं कि भाई आपने अपने क्रेडिटर को यानी एसएससी को पेमेंट करने से पहले टैक्स का अमाउंट जो है वो काट लेना है, जो टैक्स सरकार को दिया जाना था और नहीं दिया अब तक, और वो टैक्स का अमाउंट टैक्स रिकवरी ऑफिसर को देना है, सरकार को जमा कराना है, ताकि एसएससी के द्वारा दिया गया टैक्स जो है वो वसूल किया जा सके। तो देखो एक इनडायरेक्ट तरीके हैं टैक्स वसूल करने के। तीसरा है फ्रॉम ए कोर्ट। अब कोर्ट का क्या सीन है, तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एसएससी का कोई कोर्ट केस चल रहा है या उस दौरान एसएससी के नाम का कुछ पैसा कोर्ट के पास डिपॉजिट है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी हो सकती है या कुछ और फॉर्म में हो सकता है, तो अल्टीमेटली वो पैसा आज नहीं तो कल एसएससी को वापस मिलना है। तो जो असेसिंग ऑफिसर है या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कोर्ट को आदेश दे सकते हैं कि जो पैसा आपके पास एसएससी के नाम का डिपॉजिट है वो पैसा आप अपने पास ही रखें, और उसमें से जो टैक्स एसएससी ने देना है सरकार को उसमें से वो टैक्स काट कर बाकी का पैसा ही आप उसको जब भी देंगे तो वापस देंगे, सारा पैसा आप उसको वापस नहीं करेंगे। तो एक ये भी तरीका है कि द मनी विच बिलोंग्स टू द एसएससी, और जो कोर्ट के पास ऐसे सिक्योरिटी रखा हुआ है तो कोर्ट को ही आदेश दिया जाएगा कि भाई आप सारा पैसा वापस नहीं करना, आप उसमें से टैक्स के अमाउंट जितना पैसा जो है वो आप अपने पास ही रख लेना और आप सरकार को जमा कराना। तो ये भी एक तरीका हो गया रिकवरी का। फिर नेक्स्ट है सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये यही सेम चीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि सेल किया हमने एसएससी की मूवेबल प्रॉपर्टी, वही सेम चीज़ है। तो असेसिंग जो ऑफिसर है अगर उसको अथॉरिटी है इस चीज़ की, अपने जो उनके बॉस हैं जैसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है या प्रिंसिपल कमिश्नर है, कमिश्नर है, तो अगर उन्होंने ऑथोराइज कर रखा है असेसिंग ऑफिसर को, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऑर्डर के तहत, जनरल या स्पेशल ऑर्डर जो भी उसको मिला है उसके तहत जो है एसएससी की मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, सेल कर सकता है और टैक्स का पैसा सरकार को जमा करा सकता है। ठीक है जी, तो हमने बात करी अभी रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर, फिर बात करी हमने अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, और फिर थर्ड नंबर पे हम आ रहे हैं रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो रिकवरी है वो कैसे होगी। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, हालांकि ये जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लेना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एसएससी टैक्स पे नहीं करता है तो स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिए जाते हैं कि आप अपने यहाँ पर रह रहे एसएससी से किसी भी तरीके से टैक्स का अमाउंट रिकवर कीजिए और हमें डिपॉजिट कराइए। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा इस तरीके से होगा कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हमें कई तरीके के टैक्स हम पर चार्ज करती है, जैसे म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, लोकल टैक्सेस हैं, हाउस टैक्स है, राइट। तो इन टैक्सेस के साथ हम उस इनकम टैक्स को भी ऐड करके हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमसे वो अमाउंट वसूल करके रिकवर करके और वो सरकार को जमा करा सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा सकती है। तो ये भी एक तरीका है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद कर दे रहा है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिकवरी ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। तो कई बार क्या होता है कि एसएससी जो है वो फॉरेन कंट्री में जाकर बैठ गया या फॉरेन
कंट्री में उसका उसकी कोई एसेट्स हैं, तो फॉरेन कंट्री के साथ हमारी सरकार के एग्रीमेंट्स जो हैं उसके तहत हमारा जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, वो एक तरीके से एक एग्रीमेंट जो कर सकता है कि हमारे असेसी जिसकी एसेट्स आपके पास हैं, आप उस एसेट से या असेसी से हमारे वाला टैक्स रिकवर करके आप हमें डिपॉजिट करा दीजिए। और सेम केस ऐसा होगा कि अगर आपका कोई एसएससी हमारे यहाँ है और उसने आपको टैक्स पे नहीं किया है, तो हम आपके बिहाफ पर रिकवर करके उस टैक्स को आपको डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ये एक एग्रीमेंट के दौरान जो है दो कंट्रीज़ के बीच में सेटलमेंट हो जाती है और जो है टैक्स जो है रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिकवरी ऑफ पेनल्टीज, फाइन, इंटरेस्ट एंड अदर सम्स। तो अभी जितने अमाउंट की हम बात कर रहे थे वो टैक्स की बात है, लेकिन टैक्स का साथ साथ पेनल्टी भी तो लग सकती है ना, फाइन भी लग सकता है, इंटरेस्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, और भी कोई ऐसा अमाउंट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से टैक्स की रिकवरी की जाती है वैसे ही रिकवरी इन सारे अमाउंट्स की कर सकते हैं। तो इनके लिए अलग से कोई प्रोसीजर नहीं है, जैसे टैक्स की रिकवरी होगी वैसे ही पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट और अदर सम्स की भी जो है रिकवरी हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज रिकवरी बाय सूट, यानी एक केस फाइल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी लॉ है, जो भी कानून है जिसके तहत एसएससी के ऊपर कोई केस किया जा सकता है रिकवरी के लिए, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास अधिकार है इस चीज़ का। तो इस तरीके का लॉ का इस्तेमाल करते हुए, कानून का इस्तेमाल करते हुए जो है एरियर या टैक्स या जो भी अमाउंट है उसकी रिकवरी के लिए हम एसएससी पर केस भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था रिकवरी ऑफ टैक्स। अब सेकेंड पोर्शन पे आते हैं, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स का रिफंड का मतलब होता है वापसी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो टैक्स बना, मान लीजिए 1000 रुपये बना और आपने क्या किया, गलती से 1200 रुपये दे दिया। अब गलती से भी नहीं कहूँगी मैं, ये भी हो सकता है कि कैलकुलेशन इस तरीके की हुई, थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया जिसकी वजह से जो है हमने 200 रुपये टैक्स ज़्यादा दे दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक्स्ट्रा टैक्स सरकार के पास चला गया है तो वो टैक्स का अमाउंट जो एक्सेस में सरकार के पास गया है तो सरकार उस अमाउंट को वापस भी करेगी। ठीक है ना, जब एरियर होम से ले सकती है तो रिफंड हमें देगी भी। तो जो अमाउंट हमारा एक्सेस गया है वो जो हमें मिलेगा दैट इज नोन एज रिफंड। ठीक है, तो रिफंड का मतलब होता है व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स हैज बीन पेड टू गवर्नमेंट बाय एन एसएससी, देन एसएससी हैज अ राइट टू टेक बैक दैट अमाउंट ऑफ एक्सेस मनी, राइट। तो रिफंड कैसे कैसे अब क्रिएट होता है, डेफिनेटली रिफंड कई तरीके से क्रिएट होता है। जैसे देयर आर 5 पॉइंट्स, हम आपको ध्यान से आपको देखना है। जैसे पहले वो कह रहा है कि अगर TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है वो हायर है आपकी टैक्स लायबिलिटी से। मान लीजिए TDS का मतलब समझते हैं आप, जब भी हम कोई इनकम जनरेट करते हैं तो जहाँ जिस सोर्स पर इनकम हमें प्राप्त होती है उसी सोर्स पर टैक्स का काट लिया जाना, दैट इज़ TDS। ठीक है, जैसे आप नौकरी करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं और आप महीने में 5000 रुपये लेते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपके 5000 रुपये में से 200 रुपये टैक्स काट लेता है और आपको 4800 रुपये देता है, तो वो 200 रुपये क्या है, दैट इज़ TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और इसका एक प्रोसीजर होता है कि ये 200 रुपये किस हिसाब से काटे हैं, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, TDS कहेंगे। अब मान लीजिए 200 रुपये करके उसने 12 महीने में 2400 रुपये काट लिए। ठीक है, लेकिन जब हमने साल का टैक्स कैलकुलेट किया एक्चुअल, तो वो बना 2000 और हमने दे दी है 2400, तो हमने 400 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। तो वो कैसे दिए, क्योंकि हमने TDS ज़्यादा कटवा लिया, इज हायर देन द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो टैक्स लायबिलिटी मेरी थी वो 2000 थी और मैं दे चुकी हूँ 2400, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तो गलती से चला गया ना 400 रुपये। ये कैसे हुआ, अब ये जो टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट की ये कैसे हुई, रेगुलर असेसमेंट पे। रेगुलर असेसमेंट मतलब जब असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को उनके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करता है और उस दौरान वो पाता है कि आपने टैक्स ज़्यादा दे दिया है जबकि टैक्स जो है वो एक्चुअली कम बनता है। ठीक है, दूसरे नंबर में आ रहा है अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स का भी प्रोसीजर होता है। ठीक है ना, तो कभी बार क्या होता है कि हम एडवांस में टैक्स पे करते हैं और वो जो पे किया हुआ टैक्स है, या फिर हम जब सेल्फ असेसमेंट करते हैं, असेसी जब अपनी इनकम पर खुद ही असेसमेंट करके टैक्स जमा कराता है सरकार को, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट करके या एडवांस टैक्स पे करके
जो टैक्स पे किया जाता है वो कई बार एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी मतलब जब असेसिंग ऑफिसर आपका टैक्स निकालेगा उस टाइम की लायबिलिटी से ज़्यादा पे कर दिया आपने, ठीक है। एडवांस टैक्स पे कर दिया और सेल्फ असेसमेंट पर टैक्स पे कर दिया, बट वो अमाउंट आपने ज़रूरत से ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है। 2 बातें हो गई। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ बाय द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। कई बार क्या होता है कि हमारा जो टैक्स का कैलकुलेशन था वो हमने करके दे दिया टैक्स, और बाद में पता लगा कि हमसे एक बड़ी गलती हो गई, तो हमने अपनी गलती को सुधारा यानी कि रेक्टिफाई किया। उस मिस्टेक के रेक्टिफिकेशन में पता लगा कि हम टैक्स ज़्यादा पे कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उस दौरान भी हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ रिफंड बनता है हमारा। 4th पॉइंट में आएंगे, दैट इज बाय द ऑर्डर ऑफ जजमेंट इन एन अपील। तो एसएससी ने मान लीजिए अपील कर रखी है इस दौरान। अब अपील करने से पहले एक रूल ये होता है कि अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई अपील करनी है तो उससे पहले आपको जितना भी आपका टैक्स बनता है वो हमें देना होता है, ठीक है। और उसके बाद अपील करने के बाद मान लीजिए अगर टैक्स का वो जो रिजल्ट आया, वो जो अपील का जो भी मतलब रिजल्ट आया, यानी कि जो अपीलेट अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया, अगर वो हमारी फेवर में दे दिया और हमारा टैक्स कम हो गया, तो ऑब्वियसली हम पहले दे चुके हैं ना टैक्स, और कम हो गया तो इसका मतलब अब हम सरकार हमें रिफंड देगी, ठीक है। तो अपील की वजह से भी हमारा जो है टैक्स कम हो सकता है। और इसके अलावा कह रहा है लास्ट में रिलीफ फॉर डबल टैक्सेशन। तो कई बार क्या होता है कि हम एक ही चीज़ के ऊपर 2 बार टैक्स दे देते हैं, और हमें कई बार ऐसी चीज़ों के बारे में बाद में पता चलता है, तो हमें एक रिलीफ मिलता है फॉर डबल टैक्सेशन। तो डबल टैक्सेशन का जो रिलीफ मिला, जो आपको एक छूट मिली, उसके वजह से हमारा टैक्स जो है कम हो गया, तो हमारा रिफंड क्रिएट हो गया। तो देयर आर 5 पॉइंट्स जहाँ पर जिसकी वजह से आपका रिफंड क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन एंटाइटल टू क्लेम रिफंड इन सर्टेन स्पेशल केसेस। तो कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको रिफंड लेने का राइट है। डेफिनेटली जो पर्सन टैक्स पे कर चुका है, रिफंड भी तो उसी को ही मिलेगा अगर मिलेगा तो, राइट। दूसरी बात, अगर एक पर्सन की इनकम दूसरी पर्सन की इनकम में क्लब की जाती है, आप पढ़ चुके हैं क्लबिंग का मतलब क्या है। तो क्लब होने की वजह से कई बार क्या होता है कि डेफिनेटली अगर एक पर्सन की इनकम दूसरी पर्सन में क्लब होगी, या एक पर्सन की इनकम पर दूसरी पर्सन टैक्स देगा मान लीजिए, तो जिस पर्सन की इनकम आपके इनकम में क्लब हो रही है और उसका टैक्स आपने पे किया है, तो अगर रिफंड कल को क्रिएट होगा उस इनकम पर, तो वो भी तो आप ही को ही मिलेगा ना, ठीक है। और तीसरी बात है कि अगर किसी पर्सन की डेथ या कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, या दिवालिया हो गया है, या वो जैसे कंपनी है या फर्म है वो ख़त्म हो गई है, तो एक पर्सन इज़ अनेबल टू क्लेम। और कई बार क्या होता है कि एक पर्सन की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो रिफंड क्लेम कर सकता है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी उसका जो नॉमिनी है या जो उसका उत्तराधिकारी है या उसको जो ट्रस्टी है, उसको अधिकार होता है कि वो उस पर्सन के बिहाफ पर रिफंड ले सके, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन हु हैज़ द राइट टू टेक द रिफंड, ओके। नाउ प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग अ रिफंड। अब प्रोसीजर क्या है रिफंड क्लेम करने का? प्रोसीजर तो ये है कि सबसे पहले तो आपको जो है एक जब आप रिटर्न भरते हैं, ठीक है, हर साल आप एक पर्टिकुलर टाइम तक रिटर्न भरते हैं। रिटर्न मीन्स एक स्टेटमेंट भरते हैं जिसमें आप अपनी इनकम का ब्यौरा देते हैं सरकार को, और उससे ही आइडिया हो जाता है कि हमारा रिफंड जो है वो बना है या नहीं। दूसरी जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि रिफंड के लिए जब हम ऑब्वियसली एप्लीकेशन का प्रोविज़न भी है, लेकिन एप्लीकेशन तब रिक्वायर्ड नहीं है अगर पॉइंट ये हैं क्या कि अगर तो रिफंड मेरा यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, पॉइंट नंबर 2 एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट की वजह से क्रिएट हुआ है, या मिस्टेक की वजह से क्रिएट हुआ है, या अपील की वजह से क्रिएट हुआ है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट जो है, अगर उसकी वजह से आपका रिफंड क्रिएट हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं अपील में या रेक्टिफिकेशन में या एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट की वजह से, तो आपको अलग से कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, रिफंड ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा वैसे वो कह रहा है कि रिफंड के लिए जो है एक रिटर्न ज़रूर भरनी पड़ती है हमें, ठीक है, लेकिन इन केसेस में भी
ज़रूरत नहीं है हमें ऐसी कोई भी एप्लीकेशन